हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 28 नवंबर 2020। वीडियो के आखिर में आपको मोटिवेशनल कोट भी मिलेगा जो आपकी फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। नंबर 1, प्रोटेक्ट राइट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल टू बेल, सुप्रीम कोर्ट टेल जजेस। The Supreme Court on Friday gave clarion call to judges to protect personal liberty and right of ordinary people to bail, saying liberty is not a gift for the few. Common citizens without the means of resources to move the High Courts or Supreme Court were languishing in jails as under trials, it said. So, Supreme Court का कहना है कि जो लिबर्टी बड़े लोगों को दी जाती है दैट इज एक ऑर्डिनरी इंसान अपना बेल नहीं करवा सकता, क्योंकि ऐसे बहुत इंसान होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिनके पास लॉयर्स नहीं होती है, जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं होती है कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाए। अगर कोई केस में उसे फंसाया गया हो जो उन्होंने किया ही नहीं हो, जो क्राइम में फंसाया गया हो, जो क्राइम उन्होंने कमिट नहीं किया, बट स्टिल वो अंडर ट्रायल में है, जेल में अंडर ट्रायल में है, क्योंकि उनके अगेंस्ट ये प्रूफ किया गया है कि उन्होंने ये किया है, लेकिन वो अपने डिफेंस के लिए ना लॉयर ला सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, ना हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। सो ऐसे जो कॉमन सिटीजन्स है, ऐसे जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स है, उनकी बात सुननी चाहिए, उनको एक मौका देना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि लिबर्टी इज नॉट अ गिफ्ट फॉर फ्यू। लिबर्टी सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो बड़े लोग हैं। और ये केस और ये बहुत ज्यादा फैलने लगा है आफ्टर अर्नब गोस्वामीज बेल, क्योंकि अर्नब गोस्वामी को सुसाइड नोट के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया, क्योंकि उसमें मेंशन था कि सुसाइड नोट का सेक्शन ठीक से एफआईआर में मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए उनके खिलाफ सबूत नहीं मिलता, सो उन्हें बेल कर दिया गया। वो कितना सही है कितना गलत है, दैट सुप्रीम कोर्ट नोट्स बेटर, लॉज नोट बेटर, बट ये ऑर्डिनरी पीपल की अगर देखा जाए तो वो अर्नब गोस्वामी थे बोल के वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई अपने बेल के लिए, लेकिन ये ऑर्डिनरी पीपल नहीं कर सकती। जिनके पास रिसोर्स नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, वो नहीं कर सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कॉल दिया है जजेस को कि वो लोग पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करें और ऑर्डिनरी पीपल को राइट दें कि वो बेल करवा सके। कोर्ट्स वर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द deprivation of citizens' personal liberty, but reality, Justice Chandrachud pointed out, showed that under trials remained behind bars while their bail applications were lobbed from one rung of courts to another. कोर्ट का यही कहना था कि कोर्ट्स होती है उनकी फर्स्ट डिफेंस का रास्ता, पहला डिफेंस उसके कोर्ट होती है। कोर्ट डिसाइड करती है कि वो सही है कि गलत है, उनको डेप्रिवेशन मिलना चाहिए कि नहीं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये कहा कि रियलिटी तो कुछ और ही है। बहुत अंडर ट्रायल्स ऐसे हैं जिन्होंने कमिट नहीं किया क्राइम, जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, पर स्टिल उनको जेल के अंदर रखा गया है। उनकी बेल एप्लीकेशन एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट तक जाती रहती है, लेकिन उन्हें बेल नहीं मिलता, और अगर बेल मिलता है तो 10 साल 20 साल गुजर जाते हैं। एंड उनकी 10 साल 20 साल तो उन्हें वापस दे नहीं सकते हम, क्योंकि आफ्टर एवरीथिंग दे वेंट, उसके बाद इंसान खुद ब खुद बदल जाते हैं। और ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम को ये जो लॉ है, इसे थोड़ी ठीक से देखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अब कहा है कि ऑर्डिनरी पीपल को ये राइट देना चाहिए, तो ये बहुत जल्द शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो क्राइम ना किए बगैर जेल के अंदर सड़ते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 10 states account for 77% of active COVID-19 cases. 10 states are responsible for almost 77% of COVID-19 active cases in the country.
the Union government told the Supreme Court on Friday. A bench led by Justice Ashok Bhushan wondered aloud whether any concrete steps were taken by the center and the states to arrest the alarming rate of infection. So, Justice Ashok Bhushan का कहना है कि 77% एक्टिव केसेस 10 स्टेट्स में से आई है और उनका ये कहना है कि क्या सेंटर या फिर स्टेट्स ये इन्फेक्शन को रोकने के लिए काम कर रही है या नहीं, क्योंकि ये जो केसेस बढ़ रहे हैं ये अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. पहले 60% था, अब 77% हो गया. कल हम लोगों ने देखा कि 60% केसेस बढ़ी थी यही 10 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से, और आज देखने को मिल रहा है 77% केसेस बढ़ी है लास्ट 24 आवर्स में. So the center said the 77% of active cases, including Maharashtra 18.9%, Kerala 14.7%, Delhi 8.5%, West Bengal 5.7%, Karnataka 5.6%, Uttar Pradesh 5.4%, Rajasthan 5.5%, Chhattisgarh 5%, and Haryana 4.7%. Next point. Dry swab RT-PCR COVID-19 test gets ICCMR nod. CSIR, Center of Cellular and Molecular Biology, CCMB, finally got the permission of Indian Council of Medical Research to commercially use the game-changing technology of dry swab RNA extraction free testing method. So COVID-19 के लिए सेंटर ऑफ सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो टीम है CSIR की, उन्होंने एक नया गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी तैयार किया है जो है ड्राई स्वैब RNA एक्सट्रैक्शन, और इनकी फ्री टेस्टिंग मेथड स्टार्ट कर दी गई है कोविड-19 के रिलेटेड, और उन्होंने परमिशन मांगा था ICCMR से, जो परमिशन ग्रांटेड हुआ. ICCMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये परमिशन दिया है उनको कि वो इसे कमर्शियली यूज कर सकती है. डेवलप्ड बाय द इन हाउस रिसर्च टीम, इट विल हेल्प पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज टू स्केल अप द टेस्टिंग एट द फ्रैक्शन ऑफ द करंट कॉस्ट ऑफ कन्वेंशनल RT-PCR टेस्ट एंड ऑल्सो गिव रिजल्ट्स इन अ डबल क्विक टाइम. सो ये जो टेक्नोलॉजी है ये यूज की जाएगी टेस्टिंग के लिए. कोरोना वायरस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इसके लिए टेस्ट की जाएगी, और ये जो RT-PCR टेस्ट जो चल रही थी अब तक कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए, ये उससे कहीं ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगी और रिजल्ट को बहुत ज्यादा जल्दी वक्त पे देगी, डबल टाइम में देगी. सो अगर रिजल्ट एक दिन में आती है तो ये रिजल्ट आधे दिन में आ जाएगी. द ICCMR has issued an advisory permitting the use of CSIR and CCMB dry swab method, considering its lesser cost and quick turnaround time after evaluating and finding an overall concordance of 96.9%. So देखा गया है कि ये RT-PCR टेस्ट से 96.9% ज्यादा काम कर रही है, ज्यादा जल्दी काम कर रही है, और इसका कॉस्ट भी बहुत कम है. नेक्स्ट पॉइंट. GDP contracts 7.5% in second quarter. India's gross domestic product contracted 7.5% in the second quarter of 2020-2021. So इंडिया का GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेकेंड क्वार्टर में क्वार्टर 2 में 7.5% तक गिर गई, -7.5% में है, फॉलोइंग द रिकॉर्ड 23.9% डिक्लाइन रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट क्वार्टर as per estimates released by the National Statistical Office on Friday. फर्स्ट क्वार्टर में जो 23.9% डिक्लाइन हुआ था, अब वो 7.5% डिक्लाइन हुआ है सेकेंड क्वार्टर में. The country has now entered a technical recession with 2 successive quarters of negative growth. तो 2 successive quarter 1 quarter 2 में नेगेटिव ग्रोथ हुआ है, और इसकी वजह से हमारा देश टेक्निकल रिसेशन में चला गया. However, the economy's performance between July and September, when lockdown restrictions were eased, is better than most rating agencies and analytics anticipated. So ये देखा गया है कि जब लॉकडाउन ओपन हुआ, फर्स्ट अनलॉक जब हुआ जुलाई और सितंबर के बीच, जो अनलॉक सेशन था लॉकडाउन के बाद, इसमें
जो रेटिंग आई है ये दूसरी एजेंसी से बहुत अच्छी रेटिंग देखने को मिली है. While most had estimated a contraction of around 10%, the Reserve Bank of India had projected 8.6% decline in the second quarter. So बहुत सी कंपनीज है, बहुत सी रेटिंग एजेंसीज है जिन्होंने 10% कहा था कि 10% तक गिरेगा. आरबीआई ने कहा था कि 8.6% गिरेगा, लेकिन एक्चुअली Q2 में इंडिया का जीडीपी 7.5% गिरा है. नेक्स्ट पॉइंट, core sectors contraction widens to 2.5%. Output of India's 8 core sectors shrank 2.5% in October, with the contraction widening from the September's revised 0.1% decline as steel production slid again after a brief revival in the preceding month. So India के जो 8 core contraction है, core sectors है. कोर सेक्टर्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है जहां से इकोनॉमी बहुत ज्यादा उभर के आती है, जैसे कि स्टील प्रोडक्शन और सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, माइनिंग और भी बहुत कुछ. सो ये देखा गया कि सितंबर तक 0.1% डिक्लाइन हुआ था कोर सेक्टर्स में, लेकिन अक्टूबर में देखा गया कि वो बढ़ के 2.5% तक डिक्लाइन हो चुका है. स्टील आउटपुट, which has an almost 18% weight in the index and had recovered for the first time since March to record 2.8% growth in September, slipped back last month to register 2.7% contraction. So steel output, जो steel industry है, steel production है, जो ये core sectors की जो backbone है, जो 18% की weight संभालती है, देखा गया है कि मार्च के बाद जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, मार्च के बाद जब सितंबर में पहली बार जब रीओपन हुई तो 2.8% ग्रोथ देखा गया था, लेकिन लास्ट मंथ 2.7% तक डिक्लाइन भी देखा गया है. सीमेंट however saw production rise for the first time since February, posting an increase of 2.8%. So सीमेंट प्रोडक्शन में थोड़ा इंक्रीजमेंट देखा गया है, दैट इज 2.8%. इलेक्ट्रिक जनरेशन रोज बाय स्ट्रॉन्ग 10.5%. सबसे ज्यादा रेटिंग बढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी का, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 10.5% तक ग्रोथ हुई है. कोल प्रोडक्शन ग्रू फॉर द थर्ड स्ट्रेट मंथ. तीसरी लगातार स्ट्रेट मंथ तक कोल प्रोडक्शन ग्रोथ हुई है. अक्टूबर में 11.6% तक ग्रोथ हुई है. Still, economists said that the data reflected a weakness in underlying economic activity. So, economists लोग का कहना है कि ये जो डेटा है ये एक वीकनेस रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि जो ग्रोथ होनी चाहिए वैसी ग्रोथ नहीं हो रही है. जाहिर सी बात है, लॉकडाउन थी, सो ये सबका ग्रोथ गिर चुका है. सो इसे ग्रो होने में टाइम लगेगा, लेकिन अभी भी इकोनॉमिस्ट लोग को थोड़ा गड़बड़ लग रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जब तक ठीक नहीं होगी तब तक ये ग्रोथ नहीं बढ़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट, फिस्कल डेफिसिट रीच 120% of annual target. The union government's fiscal deficit further widened to 9.53 lakh crore or close to 120% of the annual budget estimate at the end of the October of the current fiscal. According to the official data released on Friday, the deficit widened mainly due to poor revenue realization. So, यूनियन गवर्नमेंट की जो फिस्कल डेफिसिट है, जो ईयरली जो बजट होता है, उसमें डेफिसिट दिखा गया, उसमें घाटी दिखा गया है जो 120% तक गिरा है. The lockdown imposed the curb to curb the spreading of coronavirus infection had significantly impacted business activities and in turn contributed to sluggish revenue realization. सो लॉकडाउन जो कोरोना वायरस को रोकने के लिए किया गया था, उसके वजह से बहुत ज़्यादा बिजनेस में इम्पैक्ट देखा गया है, और रेवेन्यू रियलाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा स्लगिश वेव देखा गया है, बहुत स्लो देखा गया है रेवेन्यू कलेक्शन में. द फिस्कल डेफिसिट एट द एंड ऑफ सितंबर 2020 वाज अबाउट 114.8%. सितंबर 2020 तक फिस्कल डेफिसिट देखा गया था 114.8% तक,
जो कि अक्टूबर में बढ़ के हो चुकी है 120%। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया वियतनाम होल्ड बायलैटरल डिस्कशन। Defense Minister Rajnath Singh and Vietnamese Defense General on Friday discussed collaboration in defense industry, capability building, training, and cooperation in United Nations peacekeeping operations during bilateral talks via video conferencing. So, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और वियतनामीज के डिफेंस मिनिस्टर जो है उन दोनों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन हुई और एक दूसरे ने कोलैबोरेशन करने का फैसला किया है अपने डिफेंस इंडस्ट्री में, जो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बिल्ड करेगी, ट्रेन करेगी, कोऑपरेट करेगी यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के आधार पे। अंडरलाइंग द विजन ऑफ द आत्मनिर्भर भारत फॉर एनहांसिंग सेल्फ रिलायंस इंक्लूडिंग डिफेंस इंडस्ट्रीज, Mr. Singh urged closer defense industry cooperation between India and Vietnam by concluding an institutionalized framework agreement in the near future. So, as India का विजन है आत्मनिर्भर भारत, जो सेल्फ रिलायंस बनना चाहती है, so अपने डिफेंस इंडस्ट्रीज में भी वो लोग सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं। So, डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना था कि मिस्टर सिंह का कहना था कि वो ये इंडिया और वियतनाम के बीच जो कोऑपरेशन करेगी डिफेंस इंडस्ट्री में और इसको कंक्लूड करेगी, फ्यूचर में एक इंस्टीट्यूशनलाइज फ्रेमवर्क अग्रीमेंट किया जाएगा। जैसे डिफेंस इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन होता है, डिफेंस इंस्टीट्यूशन होता है, तो वैसे टाइप का कुछ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अग्रीमेंट किया जाएगा नियर फ्यूचर, जो इंडिया और वियतनाम की डिफेंस इंडस्ट्री को कोऑपरेशन करेगी और कंक्लूड करेगी। Next point, Argentina's football legend Diego Maradona passes away at 60. The former Argentinian football legend Diego Armando Maradona has passed away following heart attack. He was 60. तो Diego Maradona को कौन नहीं जानता, अर्जेंटीना के बहुत बड़े फुटबॉलर, ही इज अ लेजेंडरी फुटबॉलर जिनकी देहांत हो गई है हार्ट अटैक की वजह से, एंड ही was 60 years of age. He played in 4 FIFA World Cups including the 1986 World Cup in Mexico, where he captained Argentina and led them to victory over West Germany in the final. तो उन्होंने 4 वर्ल्ड कप खेला और 1986 वर्ल्ड कप में वो अर्जेंटीना को चैंपियन बनाए मेक्सिको में, जो वेस्ट जर्मनी के अगेंस्ट था, एंड कौन भूल सकता है द गॉड ऑफ हैंड गोल, वही गेम में स्कोर किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट डेज, और आज का कोई इंपॉर्टेंट डेज है नहीं, सो आज का कोट्स में जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, डोंट लेट द फियर ऑफ लूजिंग बी ग्रेटर देन द एक्साइटमेंट ऑफ विनिंग। तो हारने का डर सबको होता है और जीतने की खुशी भी सबको होती है, लेकिन कभी भी हारने के डर को जीतने की खुशी से ज्यादा अहमियत मत देना, बिकॉज हारना जीतने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप हारोगे नहीं तो आपको जीत का मजा नहीं आएगा, एंड ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये रियलिटी भी है। आप हारते हैं, आप डर जाते हैं, फिर बहुत ऐसे लोग होते हैं जो डर जाते हैं, वो बैठ जाते हैं, वो काम नहीं करना चाहते, वो सोचते हैं कि उनसे अब कुछ नहीं हो पाएगा, वो अब नहीं कर पाएंगे, सो दे डोंट गो फॉरवर्ड, क्योंकि उन्होंने अपनी हार को अपनी जीत की खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लिया है, तो वो हार मान लेते हैं। लेकिन ऐसे बहुत लोग होते हैं जो हारने के बाद भी अपना काम करते रहते हैं, जितने बार हारते हैं उतने बार वो हार से सीखते हैं और सीख के अपने विनिंग की तरफ बढ़ते रहते हैं, और जब उन्हें वो विनिंग अचीव होती है, जब वो सक्सेस अचीव होती है, तो उसकी जो खुशी होती है वो हार के डर से बहुत ज्यादा अहमियत वाली होती है और ज्यादा मजे वाली होती है। तो ये सब आप सबके लिए कहना है कि आप जब यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, तो कभी हारने से डरना मत। हो सकता है आप नहीं पास कर पाए, लेकिन वो आपके लिए एक सीख रहेगी जो आप नेक्स्ट ईयर फिर से बैठ सके और वही गलती को ठीक कर सके, दोहरा नहीं सके, ठीक कर सके, और फिर आप उसमें पास कर सकते हैं। सो अपने फियर से डरे मत, अपने एक्साइटमेंट में खुश हो और फियर से लड़े और एक्साइटमेंट के लिए आगे बढ़े और विनिंग के लिए आगे बढ़े और सक्सेस को अचीव करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।